नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल। मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहलाता हूं क्योंकि मैं आम आदमी के तरफ की बात करता हूं और सिस्टम की जो बुराइयां हैं उसे सामने लाके आम आदमी को समझाता हूं कि वो अपना बचाव करे। दोस्तों, शोषण कोई नई बात नहीं है। जहां पर पावर का इनइक्वालिटी होता है वहां पर शोषण होना स्वाभाविक है। पहले भी था, अभी है, सिर्फ रूप बदल गया है। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में इक्वालिटी ऑफ पावर होना जरूरी है। आपके पावर और सामने वाले का जो पावर है उसको एक समान होना चाहिए, जैसे तराजू हो। तो तराजू के जो दो पलड़े हैं उनको एक समान होना चाहिए। आपका जितना पावर है उतना ही सामने वाले का पावर होना चाहिए, न कि ज्यादा। अगर आपके पावर से ज्यादा सामने वाले का पावर हो जाता है, सामने की पार्टी का पावर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपका शोषण होना अनिवार्य है। इट इज इनएविटेबल, होना है, होके रहेगा। दोस्तों, हमेशा मैं बात करता हूं बिल्डर के बारे में और आज भी मैं बिल्डर के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। और अगर आपके मन में सवाल आता है कि ये बिल्डरों के बारे में ही क्यों बात करता है, सवाल आना तो स्वाभाविक है। मैं आपको समझा देता हूं। बिल्डरों के बारे में मैं इसलिए बात करता हूं, अक्सर इसलिए बात करते रहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट पावर, जबरदस्त पावर की असमानता उनके पास है। कैसे? तो बहुत सामान्य बात यह है, आप भी समझ जाओगे कि जब वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपसे खींच के पैसे लेता है। जैसे ही आपने घर सिलेक्ट कर दिया और टोकन दे दिया, उसके बाद वो प्यार मोहब्बत की भाषा में बात ही नहीं करता, आपसे खींचकर पैसा लेता है। आपके तरफ से थोड़ा भी डिले हो तो वो आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट डाल देगा, पेनल्टी डाल देगा, चेक बाउंसिंग चार्जेस डाल देगा। थोड़ा भी सिंपैथी से वो आपके साथ वर्तन नहीं करता है, आपके साथ डीलिंग्स नहीं करता है। वो आपको दबाकर, आपका दमन करके आपके साथ डीलिंग करता है, जबकि आप उसके साथ उस तरह से डीलिंग नहीं कर सकते। आप उसके साथ नरमी से ही डील कर सकते हो। उसके फ्लैट पोजीशन में देने में चाहे 6 महीने की डिले हो, चाहे 2 साल का डिले हो, चाहे 6 साल का डिले हो, चाहे जितनी भी देर हो जाए उसके तरफ से, आप उसको कोर्ट में भी अगर लेके जाओ, अक्सर यही देखा जाता है कि उसका पलड़ा भारी है, वो आपके ऊपर हावी होके रहता है, आप उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते हो। ये असमानता है। दो पार्टीज में, आमने सामने के जो पार्टीज में, कोई भी डीलिंग में असमानता नहीं होनी चाहिए। एक कहावत है, शादी हमेशा बराबरी वालों के साथ ही करना चाहिए। और ये कहावत का कारण ये है कि लड़के का साइड या लड़की का साइड बहुत ज्यादा अगर भारी हो तो दूसरों का शोषण हो जाएगा। ये शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने बराबरी वालों के साथ ही शादी करते हैं या फिर डीलिंग करते हैं। डीलिंग में भी ऐसा ही है। डील करने में, कोई भी डील करने में समानता होना जरूरी है। दोस्तों, असमानता का जो व्यवहार है उसका क्या परिणाम होता है, मैं आपको कुछ दशक पहले की बात समझाना चाहता हूं और उस माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के तारीख में बिल्डर आपके साथ क्या कर रहा है। तो दोस्तों, पहले ऐसे हुआ करता था कि लैंडलॉर्ड्स के पास, जमींदार के पास बहुत पावर हुआ करता था। गांव के जमींदार बहुत दमन करते थे,
अपने टेनेंट्स के साथ, जो जिनको शेयर क्रॉपर भी कहा जाता है, कि शेयर क्रॉपर या टेनेंट वो होते हैं जो उस जमींदार के जमीन पे रहकर खेती करते हैं, खेती का कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं और कुछ हिस्सा जमींदार को देते हैं। मजदूरी वो उस फार्मर का होता है, किसान का होता है। सिर्फ जमीन जमींदार के नाम पे होता है, और इसलिए क्योंकि उसके नाम पर है तो वो किसान के ऊपर हावी हो जाता था, और इतना हावी हो जाता था कि वो जी चाहे वैसे उनके साथ व्यवहार करता था, उनकी मारपीट करता था, गांव वालों से उनका बहिष्कार करवाता था, उनके खेती जलवा देता था, उनका जो झोपड़ा है झोपड़े पे आग लगवा देता था। बहुत अत्याचार होते थे। दूसरा एक टाइप का जो शोषण होता था वो होता था मनी लेंडर से, यानी कि जो लोग पैसे का लेंडिंग करते थे। तो किस तरह से होता था? अक्सर ये भी होता था कि जो जमींदार था वही मनी लेंडर भी होता था कई बार, या वो ग्रेन्स लेंड करते थे, और एक बैग ग्रेन के सामने 5-5 बैग उनको ग्रेन वापस देना होता था। ऐसे बहुत अन्यायपूर्ण कायदे कानून वो खुद बनाते थे। अब उनके बनाए हुए कायदे कानून पर, उनके बनाए हुए रूल्स पर किसान को चलना पड़ता था। ये उसकी मजबूरी थी, और उसके चलते, उस मजबूरी के चलते, उस मजबूरी का फायदा उठाकर किसान का भी अगर कोई जमीन हो, वो जमीन हड़प लेता था जमींदार। उसको कर्ज में डुबाकर किसान के जमीन हड़प लेते थे जमींदार। वो कर्ज में डुबाना कोई मुश्किल बात नहीं था, बड़ा आसान था। ओके, बहुत आसान था किसी को कर्ज में डूब जाना, क्योंकि घर में बीमारी आ जाती थी, इलाज के लिए इलाज के लिए और दवा के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ये लोग जमींदार के पास पहुंच जाते थे, और वो लोग ब्याज, हिसाब किताब सब अपने तरफ से करते थे, अपने फेवर में करते थे। हिसाब किताब सिर्फ जमींदार के पास होता था, या जमींदार के मेहताजी के पास होता था, या गांव के मारवाड़ी के पास होता था, और वो ऐसे ऐसे हिसाब किताब घुमाता था कि जो भी हो फायदा तो जमींदार का ही होगा, या फिर गांव के मारवाड़ी जो है, बनिया जिसे कहते थे, वही फायदा कमाएगा, वही उसको दबाकर निचोड़ कर फायदा कमाएगा, और सामने वाला जो किसान, आम आदमी रहता था, उसको हमेशा नुकसान होता था, और वो कर्ज में दब जाता था, और दब कर उसकी मजबूरी में वो अपनी बीवी बेटी को भी जमींदार के यहाँ भेज देता था नौकरी करने और वैश्या जैसे काम करने। तो इस तरह का जो सिस्टम था वो बहुत गलत था। हर तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था, और कई बार ऐसे हुआ है कि लोग बंधुआ मजदूर, स्लेव लेबर बन के रह जाते थे। इनके जो परिवार वाले हैं वो स्लेव लेबर बन के रह जाते थे। बहुत शोषण होता था। शोषण इसलिए हुआ करता था क्योंकि हिसाब किताब सब कुछ जमींदार के पास था, लोगों के पास कोई पावर नहीं था। या फिर मेहता या इस टाइप के जो लोग होते थे, बनिए, मारवाड़ी जो लेंडिंग करते थे, मारवाड़ी मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के मारवाड़ी लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो लोग मनी लेंडिंग करते थे, वो लोगों के हाथ में सारा पावर हुआ करता था। इसलिए क्योंकि पावर एक डिस्प्रोपोर्शनेट पावर था, समानता का पावर नहीं था। इन लोगों का पलड़ा इधर और सामने वाले का पलड़ा एकदम नीचे रहता था, इसलिए उनका शोषण होता था। आज आप बिल्डर से जब व्यवहार करते हो तो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिल्डर के हैं,
आपके पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। बिल्डर अपना टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के बैठता है, आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर डाल नहीं सकते हो। आप देखिए आप किस टाइप के रिलेशनशिप में जा रहे हो, किस टाइप के डीलिंग में जा रहे हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसके। आप जब साइन करते हो, टोकन देते हो, आप देखिए टोकन से आपका कोई हक बनता है क्या? नहीं बनता है, कोई हक नहीं बनता है। क्लियर कट लिखते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप टोकन दे रहे हो, टोकन को एक्सेप्ट करके फ्लैट को बुक करना, आप यानी वो बुक हो रहा है या नहीं, वो उनके डिस्क्रिप्शन पर है। उनको लगे तो वो आपका फ्लैट बुक करेंगे, वो भी एक आध महीने के बाद या 2 महीने का टाइम देते हैं कि हम 30 दिन में या 60 दिन में रिवर्ट करेंगे आपको। और अगर हमने रिवर्ट नहीं किया तो फिर मान लीजिए कि ये फ्लैट है जो आपका बुकिंग का हो गया है, आपके नाम पे अभी नहीं हुआ है, आपने बुकिंग किया है, लेकिन वो बहुत क्लियर लिखते हैं कि अग्रीमेंट में कहीं भी थोड़ा भी अगर भूल चूक हो जाए या फिर आपने लड़ने की कोशिश की, बिल्डर के खिलाफ कुछ बोले, तो भी वो आपका जो फ्लैट है वो कैंसिल कर सकता है और 10% आपका जब्त कर सकता है। यानी नुकसान नहीं, उसको फायदा होगा और आपको नुकसान होगा, भले ही गलती उसकी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ऐसे व्यवहार में मत पड़ो। इस व्यवहार का मैं और एक पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्पेसिफिक बात पर होती है। मामला आपको समझाने के लिए मैं मैंगोस की बात करूंगा कि आप मार्केट में जाते हो, मैंगो लेने के लिए जाते हो, आम लेने के लिए जाते हो, तो आप एक स्पेसिफिक आम मांगते हो, एक स्पेसिफिक आम का सौदा होता है, मान लो केसर। तो आप कहते हो ये केसर आम कितने के हैं, तो 1 डजन का भाव समझो 200 रुपया है, 300 रुपया है, जो भी है आप फिक्स कर लेते हो। एक भाव पर पहुंच जाते हो, भावताल करने के बाद, देखिए भावताल आप कर सकते हो, आपके पास पावर है। भावताल करने के बाद आप एक आम डिसाइड कर लेते हो कि ये मुझे केसर आम 1 डजन चाहिए। अब अगर जो आम बेचने वाला व्यापारी बात को बदल दे और कहे कि देखिए साहब, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के नोट्स में पेमेंट करोगे, सिर्फ और सिर्फ नए वाले 10 रुपए के नोट्स या नए वाले 10 रुपए के कॉइन्स में पेमेंट करोगे, इस तरह के बहुत सारे अगर कंडीशंस डाल दें तो हो सकता है कि आप फुलफिल न कर पाए, कोई ना कोई कंडीशन आपसे रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर बहुत सारे कंडीशंस आपके ऊपर डाल दें तो आप कोई कंडीशन पे चूक जाते हो, फिर वो कहेगा अच्छा, तो आपने अभी तक जो भी पैसे दिए हैं उसमें से मैं कुछ पैसे मैं रख लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे सभी कंडीशंस फुलफिल नहीं किए। तो दोस्तों, आपके ऊपर कंडीशंस डालते हैं वो गलत है, इतने सारे कंडीशंस डालते हैं वो गलत है। इसी डेट पर पेमेंट आना चाहिए, मैं डिमांड करूंगा तभी पेमेंट आ जाना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस डालते हैं। दोस्तों, बराबरी के डीलिंग में ऐसे होता है कि आप भी सामने वाले को थोड़ा छूट देते हो, वो भी आपको थोड़ा छूट देता है कि 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं आम की एग्जाम्पल दे रहा था, तो आप जाते हो केसर आम खरीदने। अब केसर के बदले वो कहता है हाँ सर, वैसे आपने पैसे दे दिए, अब मेरे पास केसर आम नहीं है, मैं आपको लंगड़ा आम देने जा रहा हूं या लाल बहादुर आम देने जा रहा हूं। आप कह सकते हो कि नहीं, तो हमारा डील कैंसिल हो गया, क्योंकि आपका और आम के व्यापारी के बीच में समानता है। लेकिन बिल्डर के साथ ऐसे नहीं होता है। आप एक डील करते हो, उसके बाद बिल्डर अपना डील बदल देता है। वो कहता है मैं आपको
जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं, वो प्रोजेक्ट में मैंने कहा था कि 20 माले की बिल्डिंग होंगे, लेकिन एक्चुअली 25 माले का है, मुझे 5 माले और का परमिशन मिला है। आप सुन के ले लेते हो, भोले भाले लोग हो, आप सुन के ले लेते हो कि हाँ मुझे वो डिलीवरी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे घर से मतलब है, मुझे तो सिर्फ मेरे फ्लैट से मतलब है, मेरा फ्लैट का एरिया बदल नहीं रहा है। कभी कभी बिल्डर ऐसे कहता है कि सर आपको 20th फ्लोर पे नहीं मिलेगा, आपको 15th फ्लोर पे दे सकता हूं, क्योंकि उसने 20th फ्लोर किसी और को बेचा होता है ज्यादा पैसे के लिए, वो एडजस्ट करवाता है आपसे। या फिर वो कहेगा कि मुझे 25th फ्लोर पे मैंने आपको बेचा था 25th फ्लोर का फ्लैट, लेकिन मुझे 5 फ्लोर्स के परमिशंस नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको 15th फ्लोर पर एडजस्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे सब, या टेरेस फ्लोर पे एडजस्ट कर दूंगा, टेरेस के नीचे वाले फ्लोर पे एडजस्ट कर दूंगा। तो ये सारी टाइप का जो एडजस्टमेंट आपसे करवाता है वो गलत है। लोग समझते नहीं है, उनको लगता है क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 20 माले के बिल्डिंग को अगर वो 25 माले का कर देता है तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? पहली बात कि उसने जो फाउंडेशन बनाया है वो 20 माले के हिसाब से बनाया था या 25 माले के हिसाब से बनाया था। उस फाउंडेशन पे जो लोड चढ़ेगा वो कई हजार टन्स का लोड चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अगर 25 माले का बनाता है तो लोड बढ़ जाता है। प्लस विंड लोड होता है जो साइडवेज धक्का मारता है, हवा का जो लोड होता है बिल्डिंग के ऊपर काफी होता है। वो उसको कैलकुलेट करते हैं इंजीनियर्स। जब फाउंडेशन उसका तैयार करते हैं, जब बिल्डिंग का नींव रखते हैं, तो नींव में वो सब कैलकुलेशन करके रखते हैं। तो उसने 25 माले के लिए नींव बनाया था या 20 माले के लिए नींव बनाया था। ऐसे नहीं कह सकते हाँ मैंने 20 के लिए बनाया था लेकिन 25 चल जाएगा। अगर 25 को वो चढ़ा रहा है 20 माले के नींव के ऊपर, तो वो बिल्डिंग को लाइट बना रहा है। उसके अंदर जितना सीमेंट यूज करना चाहिए वो नहीं यूज करेगा, उसके अंदर जितना स्टील यूज करना चाहिए वो नहीं यूज करेगा। आरसीसी में वो कहीं ना कहीं आपके बिल्डिंग में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज कर देगा, क्योंकि उसे लाइट वेट बनाना है, उसको वेट कम करना है। वो जिप्सम बोर्ड के वॉल्स यूज करेगा, वो तरह तरह से आपकी क्वालिटी कम कर देगा। ये एक कारण है। अब दूसरा कारण बताता हूं। दोस्तों, आपको फ्लैट्स बेचे जाते हैं स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ऐसे कॉमन एमिनिटीज दिखाकर। आपका मन लुभाने के लिए वो कॉमन एमिनिटीज का इस्तेमाल करते हैं और आप अक्सर उसमें बह जाते हो कि हाँ मेरे बच्चे स्विमिंग पूल में खेलेंगे, क्लब में खेलेंगे, ये सब सोच के आप फ्लैट लेते हो। लेकिन होता ये है कि एक तो वो फ्लैट के साथ फ्लैट का पोजीशन दे भी देते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल वगैरह तैयार करने में और 5-10 साल लगा देते हैं जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन समझ लो कि वो स्विमिंग पूल टाइम पे भी दे रहा है। जब 20 माले का बिल्डिंग 25 माले का हो जाता है तो इसका मतलब कि 25% एक्स्ट्रा लोग आ गए। वो एक्स्ट्रा लोग जब स्विमिंग पूल में जाएंगे तो पता चलेगा ज्यादा क्राउडेड है। ये एक कारण है। दूसरी बात, आप अगर लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो और 20 माले के बिल्डिंग में लिफ्ट के लिए वेट करना बनिस्बत के 25 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट के लिए वेट करना, बहुत फर्क पड़ता है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं, मैं जानता हूं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर 15-15, 20-20 मिनट के लिए लोग लिफ्ट के बाहर खड़े रहते हैं, लिफ्ट के लिए वेट करते रहते हैं रश आवर में, सुबह के रश आवर में। क्योंकि सब लोग 25 माले पे लिफ्ट बुला लेते हैं और फिर फुल हो जाता है लिफ्ट, 15-17 माले तक फुल हो जाता है। फिर नीचे के जो फ्लोर्स हैं उसके लोग सिर्फ वेट करते रह जाते हैं लिफ्ट कब आएगा। तो 15-20 मिनट के बाद उन्हें लिफ्ट मिलता है। तो देखिए, आप सोचिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। जो लोग 15-20 मिनट के लिए लिफ्ट के लिए वेट करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचो। वो लोग कार में जाने वाले लोग हैं, अच्छे रिच पीपल हैं, उनको बस स्टैंड में वेट करना नहीं अच्छा लगता,
लेकिन यहाँ पर लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ता है। तो ऐसे सब इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके 20 माले के बिल्डिंग को 25 माले का बिल्डिंग बनाया जाए। सिमिलरली कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्डर को प्लॉट पे जो एफएसआई है वो ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना देता है। वो कहता है हम 4 टावर खड़े करने वाले थे, उसके बदले हम 5 टावर खड़े करने वाले हैं। अब लोग सोचते हैं इसमें गलत क्या हुआ। गलत ये हुआ दोस्तों कि आपको जो खुला जमीन मिल रहा था, रिक्रिएशनल एरिया मिल रहा था, उतना कम मिलेगा। आपके बच्चों को खेलने के लिए उतनी एरिया कम मिलेगी। आप ही का हक मार के बिल्डर अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो दोस्तों आपका पूरा अधिकार है कि आपसे अगर परमिशन मांगा जाए कि हम एक टावर ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं, हमको एनओसी चाहिए, या फिर हम 25 माले 4 माला 5 माला और चढ़ा रहे हैं, 5 फ्लोर्स और चढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका एनओसी चाहिए, तो आप एनओसी मत दीजिए, भले डील कैंसिल हो जाए। और डील कैंसिल होने से आपको 100% रिफंड मिलना चाहिए, 10% टोकन नहीं काट सकता है, क्योंकि उसने अपना जो सामान था वो बदल दिया। दोस्तों आप अगर फ्रिज लेते हो और 165 लीटर्स का फ्रिज लेते हो, और फिर अगर फ्रिज का सप्लायर कहता है कि नहीं मैं 150 लीटर का फ्रिज दूंगा, 15 लीटर कम रहेगा, तो आप डील कैंसिल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरे पैसे वापस दो। सेम वे, अगर बिल्डर ने कोई भी स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया, आपका फ्लैट ईस्ट वेस्ट फेसिंग था, उसको वेस्ट फेसिंग आप अलॉट कर दिया, या आपका फ्लैट यानी कुछ भी डायमेंशंस चेंज कर दिए। आपको बताया गया था कि आपका जो बेडरूम है वो 10x15 फीट का रहेगा, और फिर वो एडजस्ट करके कहता है नहीं सर वो 10x12 फीट का है, और बाकी का जो स्पेस है वो बालकनी में है। कुछ भी, यानी आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज एडजस्ट मत करिए। आप लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, और बहुत अगर आपके दिल में प्यार है तो ये प्यार जो है गरीबों को दिखाइए। आपसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनको दिखाइए प्यार। ये बिल्डरों को प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंडरस्टैंड करो यार, मेरी बात मानो यार, भावनाओं को समझो यार, मेरी मजबूरी समझो यार। बिल्डर की कोई मजबूरी नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है और आपको निचोड़ के प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्लीज ऐसे गलती मत करिए कि उसके तरफ आप संवेदनशील हो जाते हो। हाँ बिल्डर बेचारा मजबूरी होगा इसलिए वो 5 माला ज्यादा बना रहा है, ये सब ऐसे संवेदनशीलता मत करिए आप। प्लीज कैंसिल कर दीजिए, कह दीजिए कि मैं आपको परमिशन नहीं देता हूं। दोस्तों आप अगर इक्वालिटी नहीं जताओगे डीलिंग में तो आप इक्वल नहीं हो सकते हो, आप इक्वल सिटीजन्स नहीं हो सकते हो। हक दिया नहीं जाता है, हक लिया जाता है। छीना जाता है मैं कहूंगा तो गलत होगा, लेकिन हक लिया जाता है, सामने से चल के लिया जाता है। कोई आपको आपका हक देता नहीं है, आपके अधिकार आपको कोई गिफ्ट में देता नहीं है, सामने से चल के कोई देता नहीं है। और आप अगर बकरी की तरह व्यवहार करोगे तो कोई ना कोई तो आपका हलाल करने के लिए खड़ा ही है। तो दोस्तों बकरी की तरह व्यवहार मत करो, इंसान की तरह व्यवहार करो। अपनी डिग्निटी का ख्याल रखो, अपने पावर का ख्याल रखो, अपने साइड को ऊंचा पकड़ के रखना आपका ड्यूटी है। बिल्डर के दिए हुए अग्रीमेंट पे साइन करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो हर कंडीशन को आप कबूल करते हो जो नहीं करना चाहिए। अग्रीमेंट के हर टर्म्स एंड कंडीशन, हर एक पॉइंट को पढ़ना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये एक तरफा अग्रीमेंट है तो प्लीज आगे मत बढ़िए, टोकन तक मत दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल, और हमेशा आपको ऐसी बातें समझाते रहूंगा। जय हिंद।